फ्रेंड्स, मैं जया तिवारी आपका स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल CS24 अकेडमी में। आज हम क्लास 12th की समकालीन विश्व राजनीति बुक का चैप्टर नंबर 2 करेंगे। चैप्टर नंबर 2 है हमारा सत्ता के समकालीन केंद्र। इससे पहले चैप्टर नंबर 1 की वीडियो हमारे YouTube चैनल पर आ चुकी है, तो जिन बच्चों ने चैप्टर 1 की वीडियो नहीं देखी है वो हमारे YouTube चैनल पे जाके देख सकते हैं। चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है वो है यूरोपीय संघ। पहला टॉपिक क्या है हमारा? यूरोपीय संघ। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोपीय देशों के सामने आर्थिक व सामाजिक पुनर्निर्माण की स्थिति उत्पन्न हो गई। जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ तो उसके बाद क्या होगा, जो यूरोप के देश थे उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई। देश के अंदर गरीबी आ गई, बेरोजगारी आ गई, पैसों को लेकर दिक्कतें हो गई। तो आर्थिक स्थिति जो है यूरोपीय देशों की खराब हो गई और साथ में सामाजिक पुनर्निर्माण, जिस तरीके का समाज दूसरे विश्व युद्ध से पहले था उस तरीके का समाज भी बनाना एक समस्या बन गई थी। पहले क्या था, यूरोपीय देशों के विदेशों के साथ संबंध अच्छे थे, सामाजिक राजनीतिक हर रूप से जो है संबंध अच्छे थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो इसमें आर्थिक दिक्कतें काफी ज्यादा आ गई। सामाजिक पुनर्निर्माण की दोबारा से उसी तरीके का समाज किस तरीके से स्थापित किया जाए, ये भी एक समस्या बन गई यूरोपीय देशों के सामने। इन समस्याओं के समाधान के लिए देशों के नेताओं ने आपसी संबंधों को सकारात्मक सहयोग के सिद्धांत और संस्थाओं के आधार पर पुनर्परिभाषित करने का फैसला किया। जब यूरोपीय देशों के सामने इस तरीके की समस्या आ गई तो उन जो देश के नेता थे उन्होंने क्या करा कि हम अपने जो आपसी संबंध है उनको अच्छा करेंगे और इसमें और यूरोपीय देशों को एक सकारात्मक सहयोग देंगे, मतलब कि उनकी आर्थिक स्थिति, उनकी सामाजिक स्थितियों को अच्छा किया जाएगा। दूसरे विश्व युद्ध ने कई पुरानी धारणाओं और संरचनाओं को नष्ट कर दिया। जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ उससे क्या हुआ, जो यूरोपीय देशों की कई पुरानी धारणाएं थी, दूसरे देशों के साथ संबंध अच्छे थे और आर्थिक स्थिति अच्छी थी, सामाजिक स्थिति अच्छी थी, उन सबको क्या किया कि पूरी तरीके से नष्ट कर दिया। जिन्होंने पहले यूरोपीय राज्यों के संबंध को आकार दिया था उन स्थितियों को नष्ट कर दिया जिन्होंने क्या किया था, यूरोपीय राज्यों के संबंध को आकार दिया था, मतलब यूरोपीय राज्य के संबंध को अच्छा बनाया था। अब यूरोपीय देशों के जो दूसरे देश थे उनसे संबंध अच्छे थे, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर तरीके से उनके संबंध अच्छे थे। तो इससे क्या हुआ, जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो ये सारे संबंध भी दूसरे देशों के साथ खराब हो गए और देश जो है खुद ही परेशान रहने लग गया अपने आर्थिक स्थिति से। वर्ष 1945 तक यूरोपीय देशों के आर्थिक बर्बादी और उन प्रणालियों के पतन से जूझ रहे थे जो पहले यूरोप के उत्थान का आधार थे। और 1945 मतलब जो दूसरा विश्व युद्ध जब खत्म हुआ उससे पहले उसके बाद क्या हुआ, आर्थिक बर्बादी मतलब कि देश के अंदर आर्थिक बेरोजगारी बहुत ज्यादा आ गई थी और लोग गरीबी से झेल रहे थे। तो उन सब चीजों की परेशानियां जो है दूसरे देश के सामने आ गई थी और वो अपने जो आपसी परेशानी से जूझ रहे थे, उस परेशानी से वो जूझ रहे थे जो पहले उनके उत्थान का आधार थी, जिस चीज की वजह से यूरोपीय देश काफी ऊपर था, वो स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो गई कि वो देश नीचे आ गया और अपनी ही परेशानियों से वो देश यूरोपीय देश जूझने लगा। मार्शल योजना के अंतर्गत अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए भारी वित्तीय सहायता दी। मार्शल योजना जो है इसलिए लाई गई थी ताकि जो है यूरोपीय देशों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से जो है सहयोग दिया जा सके। तो इसमें इसके अंतर्गत क्या था कि अमेरिका ने यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था को सही करने के लिए भारी वित्तीय सहायता दी थी। कैसी सहायता दी थी? वित्तीय सहायता दी थी ताकि यूरोपीय देशों की स्थिति जो है वो सुधर सके। वर्ष 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना हुई, जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों को वित्तीय सहायता दी गई और इससे क्या हुआ, एक आर्थिक, यहाँ पे क्या कहा, आर्थिक सहयोग संगठन की जो है स्थापना की गई। उसका नाम क्या था? OEEC। इसकी स्थापना की गई जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों को वित्तीय सहायता देनी थी। जो पश्चिमी यूरोप के देश थे उनकी जो वित्तीय स्थिति खराब हो गई थी, उनकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति जो खराब हो गई थी, उसके लिए क्या गया था, एक संगठन बनाया गया था, आर्थिक सहयोग संगठन, जिसे OCCE कहा जाता है। इसके माध्यम से क्या हुआ था कि इन जो पश्चिमी यूरोप के देश है इनको जो है वित्तीय सहायता दी जाएगी।
OCE के माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों ने व्यापार और आर्थिक क्षेत्रों में आपसी सहयोग प्रारंभ किया, और जो आर्थिक सहयोग संगठन बनाया गया था इसके माध्यम से क्या हुआ, जो पश्चिमी यूरोप देश थे उसने व्यापार और आर्थिक क्षेत्र के आपसी सहयोग को जो है बढ़ावा दिया। मतलब दूसरे देशों के साथ धीरे धीरे करके व्यापार करने लग गया, अपने देश की आर्थिक स्थिति को यूरोपीय देश जो है सुधारने लग गया था। अमेरिका द्वारा नाटो के अंतर्गत एक सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था स्थापित की गई, और अमेरिका के द्वारा क्या किया गया नाटो के अंतर्गत, मतलब नाटो के अंदर क्या किया गया, एक सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था स्थापित की गई थी, तथा राजनीतिक सहयोग के रूप में वर्ष 1949 में यूरोपीय परिषद का गठन किया गया था, ताकि यूरोप की स्थिति को अच्छा किया जा सके। वर्ष 1957 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना हुई। कब यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना हुई? 1957 में। किसकी स्थापना हुई थी? आर्थिक समुदाय की जो है स्थापना की गई, क्योंकि आर्थिक स्थिति वहां की बहुत ज्यादा खराब थी। अभी हम ऊपर 2 पेज से पढ़ते ही आ रहे हैं कि यूरोप की जो स्थिति काफी खराब थी, आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। तो क्या किया गया, उसके लिए जो है समुदाय की स्थापना की गई, जो यूरोपीय संघ का मुख्य आधार बनी। मुख्य आधार मतलब कि वहीं से जो है पश्चिमी यूरोपीय देश की स्थिति सही होना शुरू हुआ। यूरोपीय संघ का मुख्य उद्देश्य था यूरोपीय देशों के बीच एक संयुक्त आर्थिक व्यवस्था को स्थापित करना, और जो यूरोपीय देश का जो वो उद्देश्य था क्या था कि जो यूरोपीय देश की आर्थिक व्यवस्था खराब है उसको जो है बिल्कुल सही करना। संयुक्त संघ के विघटन के पश्चात गठन की प्रक्रिया को गति मिली, तथा 1992 में यूरोपीय संघ की स्थापना हुई। जब सोवियत संघ का पतन हो गया, सोवियत संघ का विघटन हो गया, तो उसके बाद क्या हुआ था कि 1992 में जो है यूरोपीय संघ की स्थापना हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था कि व्यापार को बढ़ाया जाएगा, रोजगार दिया जाएगा, रोजगार का सृजन करना होगा, शक्ति एक समान विदेशी व सुरक्षा नीति बनाना तथा अतिरिक्त मामलों में न्याय से जुड़े मुद्दे पर सहयोग करना था। अब जो 1992 में यूरोपीय संघ की स्थापना हुई थी उसके अंदर क्या था कि व्यापार को बढ़ाया जाएगा, व्यापार बढ़ाया जाएगा, रोजगार दिया जाएगा, शांति व सम्मान जो है बनाया जाएगा। तो इन सभी चीजों से और न्याय से जुड़े मुद्दे पर सहयोग किया जाएगा। तो इससे क्या हुआ था, जब सोवियत संघ पूरी तरीके से खत्म हो गया था तो यूरोपीय संघ के लिए इन सब चीजों की स्थापना की गई थी। इसमें व्यापार, बेरोजगारी और जो शांति बनाए रखने के लिए सब चीजों की जो है स्थापना की गई थी। अब हमारा अगला टॉपिक है यूरोपीय संघ का विकास। अगला टॉपिक क्या है हमारा? यूरोपीय संघ का विकास। अभी तक हमने ये जाना कि यूरोप की आर्थिक स्थिति खराब थी, अमेरिका ने उसे वित्तीय सहायता दी थी और पूरा देश जो है मिलकर यूरोपीय देशों की मदद कर रहा था। लेकिन अब हम जानेंगे कि जब यूरोपीय देशों का विकास शुरू हुआ तो किस तरीके से यूरोपीय देश आगे बढ़ा, किस तरीके से वो अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार करके अपने देश की उन्नति की तरफ आगे बढ़ा था। लंबे समय के पश्चात यूरोपीय देश ने आर्थिक सहयोग से आगे बढ़कर राजनीतिक रूप धारण कर लिया था। अब यहाँ पे क्या था कि जो यूरोपीय देश था अपनी आर्थिक स्थिति में जो उसने सहयोग दिया था उससे जब उभरा, अपनी आर्थिक स्थिति को सही किया जब यूरोपीय देश ने, तो उसके बाद क्या हुआ, वो उसने राजनीतिक रूप भी धारण कर लिया। मतलब दूसरे देशों के साथ जो है अपने अच्छे संबंध बनाने लग गया यूरोपीय देश। अपनी राजनीतिक संबंध, आर्थिक संबंध, सब चीजों का जो संबंध जो है दूसरे देश के साथ जो है यूरोपीय देश बनाने लग गया था। यूरोपीय संघ को अभी भी कुछ क्षेत्र जैसे रक्षा और पेंशन व्यवस्था में सीमित सफलता मिली थी। अब इसमें क्या था कि यूरोपीय देश को बहुत सी चीजों में अच्छी सफलता मिली, लेकिन जैसे रक्षा और पेंशन व्यवस्था में जो है सीमित सफलता मिलती, मतलब बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिली थी। अन्य देशों के साथ संबंध के मामले में यूरोपीय संघ ने अपनी विदेश और सुरक्षा नीति बनाकर नए देशों को शामिल कर लिया था। अब यहाँ पे क्या था, अन्य देशों के संबंध के मामले में जो दूसरे देशों के साथ जो यूरोप के जो संबंध थे उसे जो है सही करने के बाद यूरोपीय संघ ने विदेशी और सुरक्षा नीति बनाकर नए देशों को शामिल कर विस्तार किया था। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ये हुआ कि जो अन्य देश थे, जो दूसरे देश थे, उनके साथ जो है अपने संबंध को यूरोपीय देशों ने अच्छा बनाया और उनके साथ जो है विदेशी और सुरक्षा नीति बनाकर क्या किया, नए देशों को शामिल कर लिया ताकि हमारे देश की जो है और ज्यादा उन्नति होने लग जाए।
सोवियत संघ के विघटन के बाद पूर्वी यूरोप के कई देश इसमें शामिल हुए। जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो जो है पूर्वी यूरोप जो है पश्चिमी यूरोप के साथ शामिल हो गया। इस प्रक्रिया से कुछ विवाद भी उत्पन्न हुआ। जब पूर्वी देश जो है पश्चिमी देश के साथ शामिल हो गया तो क्या हुआ, इस प्रक्रिया में जो है विवाद भी उत्पन्न हो गया कि पश्चिमी देश के साथ क्यों शामिल हो रहा है पूर्वी देश, क्योंकि पश्चिमी देश खुद ही अपनी आर्थिक स्थिति से खराब था, उसकी आर्थिक स्थिति खुद भी अच्छी नहीं थी। लेकिन जब पश्चिमी देश ने अपनी आर्थिक स्थिति को अच्छा किया, राजनीतिक स्थिति को अच्छा किया, दूसरे देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए, तो उसके बाद क्या हुआ, जो पूर्वी देश था वो भी जो है पश्चिमी देश के साथ जो है शामिल हो गया। यूरोपीय संघ का प्रभाव, अगला टॉपिक क्या है हमारा, यूरोपीय संघ का प्रभाव। यूरोपीय संघ का प्रभाव आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक व एक सैन्य क्षेत्रों में व्यापक रूप से देखा जाता है। अब इसके अंदर क्या था कि जो यूरोपीय देश का जो प्रभाव था कहाँ देखा जाता, किस रूप में देखा जाता है, आर्थिक रूप में देखा जाता है, राजनीतिक में, कूटनीतिक एक सैन्य क्षेत्र में व्यापक रूप से देखा जाता है। अब इसका प्रभाव कहाँ, इसकी आर्थिक स्थिति खराब थी वो अच्छी हो गई, इसकी राजनीतिक स्थिति खराब थी यूरोपीय देशों की वो अच्छी होने लगे, कूटनीतिक तरीके से भी और सैन्य क्षेत्रों में भी सब जगह इसका जो है प्रभाव जो है वो देखा जाता है। आर्थिक स्थिति में यूरोपीय संघ का सकल घरेलू उत्पाद मतलब जो उसका जीडीपी है बहुत बड़ा है और विश्व व्यापार में इसकी महत्वपूर्ण भागीदारी है। जब यूरोपीय देशों की स्थिति जो है अच्छी हो गई तो इसकी जो जीडीपी की मतलब जो सकल घरेलू उत्पाद था वो बहुत बड़ा है और क्या है बहुत बड़ा कर लिया इसने, मतलब अपने देश की जो है स्थिति को बहुत अच्छा कर लिया। तो क्या हुआ, इसका जो सकल घरेलू उत्पाद है वो बहुत बड़ा है और विश्व व्यापार में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका भागीदारी है। विश्व व्यापार में मतलब कि इसने अच्छी भागीदारी करी, दूसरे देशों के साथ आयात निर्यात हर चीज को अच्छा करा इसने। वर्ष 2024 में इसका जीडीपी लगभग 19.35 ट्रिलियन डॉलर आका गया था। इसमें कितना आका गया था, इसका जीडीपी 1935 ट्रिलियन डॉलर जो है इसके जो है जीडीपी को नापा गया था 2024 में। यह अमेरिका की अर्थव्यवस्था को चुनौती देता है। एक समय ऐसा था जब यूरोपीय देशों की, पश्चिमी यूरोपीय देशों की स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, तब अमेरिका उसको सहायता देता था। अमेरिका क्या करता था, उसको सहायता देता था। लेकिन 2024 की स्थिति जब देखी गई तो क्या हुआ, यह अमेरिका की अर्थव्यवस्था को चुनौती देता है और एक समय ऐसा आया कि जब ये जो पश्चिमी यूरोपीय देश था अमेरिका की स्थिति को क्या कर रहा था, चुनौती दे रहा था तथा विश्व व्यापार में इसकी हिस्सेदारी अमेरिका से भी अधिक मानी जाती है और पूरे विश्व के साथ जो व्यापार की जो स्थिति है वो पश्चिमी यूरोपीय देशों की काफी अच्छी मानी जाती है। क्योंकि एक समय ऐसा था कि इसकी आर्थिक स्थिति इतनी ज्यादा खराब थी कि अमेरिका पश्चिमी यूरोपीय देशों को वित्त सहायता देता था, उसकी मदद करता था और सभी देश मिलकर इसकी मदद करते थे। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब पश्चिमी यूरोपीय देशों की स्थिति बहुत अच्छी हो गई, ये अमेरिका को चुनौती देने लग गए, साथ में इसका विश्व व्यापार में अमेरिका से भी ज्यादा इसकी हिस्सेदारी हो गई। यूरोपीय देश का आर्थिक प्रभाव केवल यूरोप तक सीमित नहीं रहा बल्कि एशिया और अफ्रीका तक फैला हुआ है और इसका जो यूरोप की जो आर्थिक स्थिति का जो प्रभाव केवल यूरोप तक सीमित नहीं रहा, ये जो है एशिया और अफ्रीका में भी फैल गया। जब इसकी आर्थिक स्थिति अच्छी हुई तो ऐसा नहीं हो कि सिर्फ कहाँ पे, सिर्फ केवल यूरोप तक ही सीमित रही हो। इसकी आर्थिक स्थिति, इसकी राजनीतिक स्थिति, इसकी सैन्य स्थिति जब बहुत अच्छी हो गई तो ये एशिया में भी और अफ्रीका तक जो है इसकी जो है आर्थिक स्थिति का प्रभाव देखने को मिला। यह अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौता और वैश्विक संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और क्या है, जो पश्चिमी यूरोपीय देश है ये व्यापार समझौते में और वैश्विक संगठन में जो है क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राजनीतिक और कूटनीतिक प्रभाव, अगला टॉपिक क्या है हमारा, राजनीतिक और कूटनीतिक प्रभाव। फ्रांस संयुक्त राष्ट्र परिषद का अस्थायी सदस्य है। फ्रांस क्या है, फ्रांस जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है और वह यूरोपीय संघ का भी सदस्य है। फ्रांस जो है संयुक्त राष्ट्र का तो सदस्य है ही है, साथ में किसका सदस्य है, यूरोपीय संघ का भी सदस्य है। इसके अलावा कई अन्य सदस्य देश भी सुरक्षा परिषद में अस्थायी
सदस्य रहते हैं, जिससे यूरोपीय संघ का वैश्विक राजनीतिक प्रभाव बढ़ता है। और इसके अंदर क्या है, इसके अलावा कई अन्य देश भी जो है सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य रहते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे जो है यूरोपीय संघ का वैश्विक प्रभाव भी जो है काफी अच्छा बढ़ता है। अब हम आगे बढ़ेंगे। इसका एक उदाहरण हाल के दिनों में ईरान के परमाणु कार्यक्रम से संबंधित अमेरिकी नीति को प्रभावित करना है। इसका जो यूरोपीय संघ का जो एक उदाहरण अगर हम देखें तो क्या है, इसमें ईरान के परमाणु कार्यक्रम से संबंधित, जो ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है उससे संबंधित क्या है, अमेरिका की नीति को प्रभावित करना है। एक समय पर ऐसा था कि यूरोप देश की मदद अमेरिका कर रहा था, लेकिन आज ऐसा है कि अमेरिका की नीति को कौन कर रहा है प्रभावित, यूरोपीय संघ प्रभावित कर रहा है। चीन के साथ मानव अधिकार के उल्लंघन और पर्यावरण विनाश के मुद्दे पर यूरोपीय संघ ने सैनिक शक्ति का उपयोग करने के स्थान पर कूटनीतिक, आर्थिक तथा बातचीत जैसे प्रभावकारी रणनीतियों को अपनाया था। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चीन के मानव अधिकार उल्लंघन में पर्यावरण विनाश के मुद्दे पर इसने सैन्य युद्ध नहीं किया, सैन्य शक्ति का युद्ध नहीं किया, इसने क्या करा, कूटनीतिक, आर्थिक, निवेश तथा बातचीत के माध्यम से इसने इस समस्या को सुलझाया था। और इसे क्या कहा था, इसको क्या कहा गया था, एक प्रभावी रणनीति को अपनाया था। एक तरीके से कहा जाए तो क्या किया था, इसने एक प्रभावी रणनीति को अपनाया कि सैन्य युद्ध न करके इसने क्या किया था, यूरोपीय संघ ने कूटनीतिक, आर्थिक, निवेश और बातचीत जैसे प्रभावकारी रणनीति को यूरोपीय देशों ने अपनाया था। सैन्य प्रभाव, यूरोपीय संघ की सैन्य शक्ति विश्व की दूसरी सबसे बड़ी शक्ति है। और जो यूरोपीय संघ की जो सैन्य शक्ति है, मतलब जो सैनिक शक्ति है, जो इसका युद्ध का जो भी सब कुछ है, वो क्या है, दूसरी सबसे बड़ी शक्ति है, जिसका कुल रक्षा बजट अमेरिका के पश्चात सबसे अधिक है। सबसे नंबर 1 पे जो है रक्षा बजट किसका है, अमेरिका का है। दूसरे नंबर पे कौन है, यूरोपीय संघ है। तो इसका क्या है, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी शक्ति है। और साथ में कुल रक्षा बजट अमेरिका के पश्चात सबसे अधिक इसका है। तो पहले नंबर पे तो अमेरिका है रक्षा बजट के हिसाब से, और दूसरे नंबर पे देखा जाए तो कौन है, यूरोपीय संघ है। इसके सदस्य देश फ्रांस के पास लगभग 335 परमाणु हथियार है। और जो फ्रांस के पास क्या है, 335 जो है परमाणु हथियार है, जो इसके सदस्य देश है। इसके अतिरिक्त अंतरिक्ष विज्ञान और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में यूरोपीय संघ विश्व में दूसरे स्थान पर है। और इसके अलावा जो है अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में यूरोप जो है वो दूसरे स्थान पे है। एक समय पे ऐसा था कि उसकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी, बहुत बुरा हाल था यूरोपीय संघ का, लेकिन उसकी स्थिति आज कैसी है कि सैन्य पे जो है, सैन्य स्थिति पे जो है वो दूसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे रक्षा बजट में अमेरिका है, दूसरे नंबर पे रक्षा बजट पे यूरोपीय संघ है। और इसके जो सदस्य देश, जो यूरोपीय, पश्चिमी यूरोपीय के जो सदस्य देश हैं, उसमें से लगभग 335 परमाणु हथियार जो है किसके पास है, फ्रांस के पास है। इसके अतिरिक्त अंतरिक्ष विज्ञान और संचार प्रौद्योगिकी में भी यूरोपीय संघ का दूसरा स्थान है। अति राज्यवादी यूरोपीय संघ आर्थिक और राजनीतिक तथा सामाजिक क्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकता है। और जो यूरोपीय संघ है ये क्या कर सकता है, ये आर्थिक में भी, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में भी जो है वो हस्तक्षेप कर सकता है, मतलब कि दखल अंदाजी कर सकता है। क्यों, क्योंकि वो दूसरी सबसे बड़ी जो है वो पावर है। लेकिन कई क्षेत्रों में इसके सदस्य देश ने अपने विदेशी संबंध और रक्षा नीति जो अक्सर एक दूसरे से भिन्न होती है। लेकिन जो इसके कई सारे सदस्य देश हैं, जो इसके कई सदस्य देश के अपने विदेशी संबंध, जो इसके अपने विदेशी संबंध है, जो इसकी राष्ट्र नीति, रक्षा नीतियां हैं, जो अक्सर एक दूसरे से भिन्न होती है। इसके सदस्य देशों में जो पश्चिमी यूरोप के देशों में कई सारे देश जो हैं इसके, उनकी जो है एक दूसरे से रक्षा नीति या विदेश संबंध अक्सर एक दूसरे से भिन्न रहते हैं, एक दूसरे से अलग रहते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक क्या है, दक्षिण पूर्वीय राष्ट्र का संगठन, मतलब कि आसियान। दक्षिणी पूर्वी एशिया द्वितीय विश्व युद्ध से पहले और दौरान जापान व यूरोप का उपनिवेश रहा है। जो दक्षिण पूर्वी एशिया द्वितीय विश्व युद्ध, मतलब जो दूसरे विश्व युद्ध से पहले क्या रहा है, पहले भी और दौरान, मतलब कि जो उस वक्त
दौर चल रहा था दूसरे विश्व युद्ध का, उस समय दोनों समय क्या था, जापान व यूरोपीय देशों का उपनिवेश रहा, जिससे इस क्षेत्र का आर्थिक और राजनीतिक शोषण हुआ है। जो दूसरे विश्व युद्ध से पहले और दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो है जापान व यूरोपीय देशों का उपनिवेश रहा है, और इसी वजह से क्या है कि दक्षिण पूर्वी एशिया का जो है आर्थिक और राजनीतिक शोषण हुआ है। जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था और या फिर दूसरे युद्ध से पहले जो है ये इसका उपनिवेश रहा है, तो इसी वजह से क्या है दक्षिण पूर्वी एशिया देश का क्या हुआ है, आर्थिक और राजनीतिक दोनों रूप से इसका शोषण हुआ है। इसके अंदर हम दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संगठन मतलब आसियाना के बारे में इस टॉपिक के अंदर जानेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राष्ट्र निर्माण, आर्थिक पिछड़ापन और गरीबी जैसी समस्याएं सामने है, और दक्षिण पूर्वी एशिया के सामने क्या हुआ था, दक्षिण पूर्वी एशिया के सामने जो है राष्ट्र का निर्माण करने की, आर्थिक पिछड़ेपन की और गरीबी जैसी समस्या जो है सामने आई थी। क्यों सामने आई थी? क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध से पहले और दूसरे विश्व युद्ध के समय पे क्या था, ये इसका आर्थिक और राजनीतिक रूप से शोषण हुआ था, तो इसी वजह से इसके सामने समस्या आई थी कि राष्ट्र का निर्माण कैसे किया जाए। आर्थिक पिछड़ापन और गरीबी जैसी समस्या जो है इसके सामने आई थी दक्षिण पूर्वी एशिया के सामने। एशिया व तीसरी दुनिया के देशों में एकता बढ़ाने हेतु बागुट सम्मेलन और गुट निरपेक्ष आंदोलन जैसे प्रयास किए गए थे। और जो एशिया और जो तीसरी दुनिया है, एशिया और जो तीसरी दुनिया के देशों को एकता को बढ़ाने के लिए बागुट सम्मेलन और गुट निरपेक्ष आंदोलन किए गए थे, ताकि जो है इनकी जो है इन दोनों देशों की, एशिया की और तीसरी दुनिया के देशों की जो है एकता बनी रहे। इन परिस्थितियों के कारण 1967 में बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर कर एशियान की स्थापना हुई थी। और इसकी वजह से क्या हुआ था, इन परिस्थितियों की वजह से जो उसकी दक्षिण, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, जो दक्षिण पूर्वी एशिया देशों की जो स्थिति खराब हो गई थी, आर्थिक और राजनीतिक रूप से उसका शोषण हुआ, आर्थिक पिछड़ापन आया, गरीबी आई, बेरोजगारी आई, सब कुछ आया। तो इसी की वजह से क्या किया गया था, तीसरी दुनिया की एकता को बढ़ाने के लिए बागुट सम्मेलन किया गया था, गुट निरपेक्ष नीति को लाया गया था। और बैंक में इन परिस्थितियों को देखते हुए 1967 में बैंकॉक घोषणा हुई थी, और इसमें क्या हुआ था, आसियान पे जो है आसियान की स्थापना की गई थी, ताकि जो है देश की एकता को बनाए रखा जाए। प्रारंभिक सदस्य इसके जो आसियान था, जब ये संघ बना था तो इसके प्रभाव जो इसके सदस्य थे उसमें कौन था, इंडोनेशिया था, मलेशिया था, फिलीपींस था, सिंगापुर और थाईलैंड जैसे देश जो है इस आसियान के अंदर थे। लेकिन बाद में जो है कुल 10 देश इसमें आकर और जुड़ गए थे। वियतनाम, म्यांमार, ये सारे देश जो है बाद में आकर और जुड़ गए थे। 10 देशों की संख्या इसमें और जुड़ गई थी आसियान के अंदर। अभी जो मैंने आपको पहला टॉपिक पढ़ाया था उसके अंदर मैंने आपको पढ़ाया था कि जो पश्चिमी यूरोप देश था उसके साथ उसकी स्थिति खराब थी, फिर कैसे उसकी मदद की गई, कैसे उसकी स्थिति को अच्छा किया गया। लेकिन जो अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, वो मैं किसके बारे में पढ़ा रही हूँ, वो मैं जो है आपको दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के जो संगठन आसियान बना था उसके बारे में बता रही हूँ कि ये संगठन बनाया गया था ताकि देश की एकता बनी रहे। इन सब चीजों के बारे में इसके अंदर मैं आपको पढ़ा रही हूँ। उद्देश्य व विशेषताएं, सदस्य देशों में शांति, स्थिरता और सहयोग को बढ़ाना था। जो आसियान बनाया गया था उसके अंदर क्या था, उसके अंदर की देश के अंदर जो है वो जो इसके सदस्य देश बने थे, कौन कौन इसके सदस्य देश बने थे, इसके सदस्य देश इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और सिंगापुर, थाईलैंड जैसे देश बने थे। और साथ में बाद में 10 देश और आके, जैसे कि वियतनाम, म्यांमार, ऐसे करके 10 देश और इसके अंदर आके जुड़े थे। तो ये जो संगठन बनाया गया था इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था कि देश के अंदर शांति बनी रहे, देश के अंदर स्थिरता बनी रहे, देश को एक दूसरा देश आपस में एक दूसरे देश को सहयोग करे, क्षेत्र में अनौपचारिक, टकराव रहित और सहयोगात्मक माहौल बनाना। इसका उद्देश्य ये भी था कि सहयोग अनौपचारिक रूप से टकराव रहित, मतलब कि आपस में टकराव कोई देश एक दूसरे से ना करे, आपसी सहयोग का माहौल जो है बनाना था। सभी देशों की संप्रभुता का सम्मान करना था। और इसके अंदर क्या था, जो सभी देश थे उनकी संप्रभुता का जो है सम्मान करना था, उनकी हर एक चीज का जो है सम्मान करना था। 2003 में आसियान सुरक्षा समुदाय आर्थिक
समुदाय और सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय का गठन किया गया। और 2003 में क्या किया गया, 2003 में आसियान सुरक्षा समुदाय का जो है गठन किया गया। इसमें आर्थिक समुदाय का, राजनीतिक सांस्कृतिक समुदाय का गठन किया गया था। अब इसके अंदर क्या था कि 2003 में आसियान में क्या किया गया था, सुरक्षा समुदाय की जो सुरक्षा थी उसको लेकर एक समुदाय बनाया गया, आर्थिक समुदाय बनाया गया, सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय जो है, इन सब चीजों का इसमें गठन किया गया था। 2003 में कई समझौते किए गए जिसमें शांति, तटस्थता, सहयोग, हस्तक्षेप और राष्ट्र संप्रभुता का सम्मान का वादा किया गया था। 2003 में कई सारे जो है समझौते किए गए थे। इस समझौते में क्या किया गया था, शांति को बनाए रखना, तटस्थता को बनाए रखना, सहयोग को बनाए रखना, हस्तक्षेप मतलब किसी के मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, शांति बनाए रखेगा, एक दूसरा देश एक दूसरे देश का सहयोग करेगा और राष्ट्र संप्रभुता का सम्मान का वादा किया गया था। और राष्ट्र स्तर पे जो है एक दूसरा देश एक दूसरे का सम्मान करेगा। 2003 में आसियान के अंदर कई सारे समझौते हुए। उन समझौते के अंदर क्या था, शांति, तटस्थता, हस्तक्षेप, इन सब चीजों को जो है सम्मान का वादा किया गया था। 1994 में आसियान क्षेत्र मंच की स्थापना की गई थी और 1994 में क्या किया गया था, आसियान क्षेत्र जो था उसकी स्थापना की गई थी। आसियान में आर्थिक समुदाय का उद्देश्य साझा बाजार और उत्पादन आधार बनाना था। और जो इसका उद्देश्य था आसियान का बनाया गया था, इसका क्या था कि आर्थिक समुदाय का उद्देश्य साझा करे, साथ में बाजार और उत्पादन का आधार बनाना था। निवेश, श्रम और सेवाओं के क्षेत्र में मुक्त बाजार को बढ़ावा दिया गया। और इसके साथ साथ क्या किया गया कि निवेश, जो कि पैसे का निवेश, श्रम और सेवाओं को जो है मुक्त व्यापार को बढ़ावा दिया गया था कि मतलब इन सब चीजों में भी जो है मुक्त बाजार जो है वो किया जाएगा। आसियान ने अमेरिका और चीन के साथ भी वार्ता और सहयोग की पहल की थी। और आसियान के अंदर क्या हुआ था कि अमेरिका के साथ भी और चीन के साथ भी वार्ता मतलब बातचीत और सहयोग की जो है वो पहल की गई थी। अब हम अगला टॉपिक देखते हैं, क्षेत्र संगठन और वैश्विक प्रभाव। इसके अंदर हम क्षेत्र संगठन और वैश्विक प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे कि आसियान की वजह से क्षेत्र संगठन पे क्या प्रभाव पड़े, वैश्विक पर इसके क्या प्रभाव पड़े। आसियान एक तेजी से विकसित होने वाला एक महत्वपूर्ण क्षेत्र संगठन था। और आसियान क्या था, तेजी के साथ विकसित होने वाला महत्वपूर्ण संगठन था जिसने विजन 2020 के माध्यम से वैश्विक भूमिका को मजबूत किया। और इसने क्या किया था, विजन 2020 के माध्यम से क्या किया था, वैश्विक भूमिका को मजबूत किया था। इसने संघर्ष की बजाय वार्तालाप को प्राथमिकता दी। और ये जो है आसियान के अंदर क्या था कि ये जो है वार्तालाप को प्राथमिकता देता था, सहयोग को प्राथमिकता देता था, बल्कि इसके कि क्या नाम है, सैन्य युद्ध ना करना पड़े, लड़ाई झगड़ा ना करना पड़े, दूसरे देशों के साथ मनमुटाव ना हो, तो इन सब चीजों को ये बढ़ावा नहीं देता। ये बढ़ावा किसको देता है, वार्तालाप को, सहयोग, इन सब चीजों को बढ़ावा देता है, जिससे कंबोडिया विवाद और पूर्वी तोमर संकट का समाधान हुआ। और इसी वार्तालाप और सहयोग की प्राथमिकता देने की वजह से क्या हुआ था, कंबोडिया विवाद खत्म हुआ था, पूर्वी तिमोर संकट का भी जो है समाधान हुआ था। आसियान ने 1999 से पूर्वी एशिया सहयोग के लिए वार्षिक बैठकों का आयोजन किया। और जो पूर्वी एशिया के सहयोग मतलब उस पूर्वी एशिया की मदद करने के लिए इसने क्या किया, वार्षिक बैठकों का जो है आयोजन किया था। वार्षिक बैठक मतलब हर साल बैठक करता है और उसके सहयोग से रिलेटेड जो है अपनी नीतियों को बनाते हैं। इसकी आर्थिक शक्ति ने भारत और चीन जैसे देशों के साथ व्यापार और निवेश जैसे संबंधों को मजबूत किया है। और आसियान के अंदर जो इसकी नीतियां थी, जो इसके आर्थिक शक्तियां थी, इसी की वजह से इसने भारत और चीन जैसे बड़े देशों के साथ व्यापार और निवेश को जो है और ज्यादा मजबूत किया है। विगत वर्षों में, पिछले कुछ वर्षों की अपेक्षा भारत ने अपनी विदेश नीति में परिवर्तन करते हुए आसियान की ओर विशेष ध्यान दिया है। और जो भारत है इसने अपनी विदेश नीति में परिवर्तन मतलब अपनी जो विदेश की नीति है इसमें परिवर्तन करते हुए आसियान की ओर जो है विशेष ध्यान दिया है तथा आसियान के कई सदस्य जैसे मलेशिया,
मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया है। आसियान भारत मुक्त व्यापार क्षेत्र व्यवस्था वर्ष 2010 में लागू हुई थी। और जो है भारत ने अपनी जो है विदेश नीति को परिवर्तित करते हुए आसियान के साथ क्या किया है, आसियान के साथ जो है मुक्त व्यापार मतलब कि जो सामान किसी से खरीदा जाता है, किसी को बेचा जाता है, खरीदार और विक्रेता के बीच में आपसी पैसों को लेकर जो चीज बातचीत होती है उसे ही मुक्त बाजार कहते हैं। इसमें कोई तीसरा जो है इन्वॉल्व नहीं होता, सिर्फ खरीदार और विक्रेता ही आपस में इन्वॉल्व होकर चीजों को खरीदते और बेचते हैं, तो इसे मुक्त बाजार कहते हैं। तो इसके अंदर क्या हुआ, विदेश नीति में परिवर्तित करते हुए आसियान के और जो है ध्यान दिया और इसके कई सदस्य देश जैसे मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड के साथ भी मुक्त बाजार का समझौता किया। मतलब कि मुक्त बाजार अभी मैंने आपको बता दिया, खरीदार और विक्रेता और जो चीज को बेच रहा है, जो चीज को खरीदता है, उन दोनों के बीच में मोल भाव के बीच में कोई तीसरा नहीं पड़ता, उसे मुक्त व्यापार कहते हैं, मुक्त व्यापार कहते हैं। और इसके अंदर क्या है, आसियान भारत मुक्त व्यापार क्षेत्र व्यवस्था 2010 में लागू हुई थी और 2010 में ही आसियान के साथ भारत के मुक्त व्यापार की जो योजना है वो लागू हुई थी 2010 के अंदर। आसियान की वास्तविक शक्ति इसके अपने देश जैसे कि सहभागी देशों तथा अन्य गैर क्षेत्रीय संगठनों के बीच निरंतर संवाद और विचार विमर्श करने की नीति में ही सम्मिलित है। आसियान की जो वास्तविक शक्तियां इसके अपने सदस्य देश, जो इसके अपने सदस्य देश हैं जो आसियान से जुड़े हुए हैं, उसमें सहभागी सदस्य जो उनके साथ सहभागी मतलब साथ में रहते हैं, तथा अन्य गैर क्षेत्र संगठन के बीच में निरंतर संवाद और विचार विमर्श की नीति भी लागू हो रखी है। जो इसके अपने सदस्य देश हैं तथा जो इसके सदस्य देश नहीं है, उन दोनों देशों के बीच में क्या है, विचार विमर्श की जो है नीति लागू हो रखी है। आसियान एशियाई देशों तथा विश्व शक्ति को राजनीति और सुरक्षा मामलों पर चर्चा करने के लिए राजनीतिक मंच उपलब्ध कराता है। अब जो आसियान है ये एशियाई देशों में जो विश्व शक्तियां हैं, जो विश्व शक्तियों को राजनीतिक और सुरक्षा मामलों पे क्या करता है, उसमें राजनीतिक मंच उपलब्ध कराता है। इस हेतु यह एशिया का एकमात्र क्षेत्रीय संगठन है और इसी वजह से ये क्या है, ये एशियाई का एकमात्र क्षेत्रीय संगठन है। क्यों है, क्योंकि ये क्या करता है, जो विश्व शक्तियां हैं उन सबको एक राजनीतिक मंच उपलब्ध कराता है ताकि वो अपनी सुरक्षा के मामलों पर, ताकि वो अपने देश की सुरक्षा के मामलों पर, आर्थिक सुरक्षा के मामलों पर चर्चा कर सके कि हमारे देश की सुरक्षा कैसी है क्या नहीं है। तो इससे अपने क्या है, सुरक्षा के मामलों पर, राजनीतिक मामलों पर, सभी चीजों के ऊपर चर्चा कर सके, इसी के लिए क्या करता है, एक राजनीतिक मंच उपलब्ध कराता है। भारत ने वर्ष 1991 में लुक ईस्ट मतलब पूर्व की ओर चलो और वर्ष 2014 में एक्ट ईस्ट की नीति को अपनाया था। और इसके बाद क्या हुआ था, भारत ने 1991 में लुक ईस्ट मतलब पूर्व की ओर चलो और 2014 में एक्ट ईस्ट की नीति को अपनाया था, जिससे पूर्वी एशिया के देश जैसे कि आसियान, चीन, जापान और दक्षिण कोरियाई से उसके आर्थिक संबंधों में वृद्धि हुई थी। भारत ने 1991 में और 2014 में इन 2 वर्षों में क्या किया था, इसने पूर्व की ओर चलो और एक्ट ईस्ट की नीति को अपनाया था। इससे क्या हुआ था कि आसियान के साथ, चीन के साथ, दक्षिण कोरिया के साथ जो है भारत की जो है आर्थिक संबंधों में क्या हुई थी, वृद्धि हुई थी। आसियान के उद्देश्य, अब जो है ये आसियान जो बना था इसके उद्देश्य क्या थे। आसियान का मुख्य उद्देश्य था दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के समृद्ध और शांतिपूर्ण सदस्यों के लिए आर्थिक विकास की गति को तीव्र करना। अब इसका जो उद्देश्य क्या था आसियान का, इसका उद्देश्य था कि दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों, जो दक्षिण पूर्व के एशियाई देश थे, उनको समृद्ध और शांतिपूर्ण समुदाय के लिए जो है आर्थिक विकास को गति को तीव्र करना था। जो आर्थिक विकास की जो गति थी उसको तीव्र करना था और शांतिपूर्ण तरीके से, शांतिपूर्ण समुदाय के थ्रू जो है इसको तीव्र करना था तथा इसके माध्यम से सामाजिक और राजनीतिक विकास को प्राप्त करना था। और इसी के माध्यम से क्या करना था, सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से क्या करना था, विकास को प्राप्त करना था।
न्याय, कानून के शासन और संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांत के प्रति सम्मान बनाए रखते हुए क्षेत्र शांति और अस्थिरता को बढ़ावा देना था। और जो आसियान का उद्देश्य ये भी था कि न्याय और कानून के शासन और संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांत के प्रति जो है सम्मान बनाए रखने और क्या करना, क्षेत्र शांति अस्थिरता को बढ़ावा देना। आसियान के अंदर क्या था कि वार्तालाप के माध्यम से हर चीज को ठीक कर लिया जाए, कोई भी सैन्य युद्ध न किया जाए, कुछ भी न किया जाए। इसमें क्या था कि शांति और स्थिरता को जो है बढ़ावा देना था और संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों के प्रति सम्मान को बनाए रखना था। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, तकनीक, वैज्ञानिक और प्रशासनिक क्षेत्रों में साझा हितों के मामलों पर सक्रिय सहयोग और पारस्परिक सहायता को बढ़ावा देना था। और क्या करना था कि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, तकनीक और वैज्ञानिक, प्रशासनिक मामलों पर क्या करना था, इसको सक्रिय सहयोग और पारस्परिक सहायता को बढ़ावा देना था। तो मेरे हिसाब से आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। मैं आसियान के बारे में आपको बता देती हूँ। आसियान का मेन उद्देश्य क्या था? आसियान का उद्देश्य क्या था? शांतिपूर्ण समृद्धि बनाए रखना, वार्तालाप के माध्यम से बातों को खत्म करना, कोई सैन्य युद्ध न करना, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी, वैज्ञानिक सभी चीजों को पारस्परिक साझा करना और सभी चीजों को जो है सक्रिय सहयोग देना और एक दूसरे की सहायता करना, यही जो है आसियान का उद्देश्य था। वीडियो यहीं पर खत्म होती है। नेक्स्ट क्लास में हम चीन के बारे में पढ़ेंगे और भी एक दो टॉपिक्स हैं उस चैप्टर के अंदर जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।